हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यूरेका एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को रोज़ाना की तरह हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको एक टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग हायर एजुकेशन जो पेपर 1 के अंतर्गत 10वां यूनिट है, यूनिट 10 अंडर पेपर 1 अंडर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, and it is third series over हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षण प्रणाली पर जो 10वां यूनिट है उसके ऊपर आज ये तीसरा सीरीज है। आप सभी लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्लासेस भी अवेलेबल है जो हमारे ऐप पर रोज़ाना इस समय हम लोग मिलते हैं और रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो हाँ ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली जिनको लगता है कि एक दो अटैम्प्ट दिया हो और काफ़ी टफ है आपके लिए पेपर, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग सभी यूनिट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सभी टीचर अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और कोशिश किया जाता है कि आपको उस विषय को अच्छे से समझा दिया जाए। फिलहाल हम लोग आज इस सेशन में देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट किया गया है। आप सभी को पता है कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चल रहे हैं, पार्ट 1 के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक बार जब पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे देन हम लोग मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेशन जिसको कहेंगे उस पर स्टार्ट करेंगे, और वो सब प्रिपेयर हो रहा है, हमारा टीम उस पर लगे हुए हैं। फिलहाल प्रीवियस ईयर सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड, इसमें आपको नंबर शो कर रहा है 41। इट मीन्स 20 क्वेश्चन के ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हम लोग थर्ड सीरीज में है, दैट्स वाई 40 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो प्रीवियस पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाकर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यानी 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज इस सेशन में 41 क्वेश्चन आप पढ़िए और अच्छे से आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सीरीज के लिए क्या है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है? इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी गारंटीज एकेडमिक फ्रीडम। संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। स्टेटमेंट है कि आपको ये ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है। आपको सिलेक्ट करना होगा दोनों में से कोई एक, देन आप कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। मीन्स एकेडमिक फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। क्या ये ट्रू कहता है या फॉल्स कहता है? पहले दोनों स्टेटमेंट को हम सही या गलत मान लेंगे, पहले कंसीडर करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम उसे आगे बढ़ाएं। तो आप सभी लोग कुछ रिप्लाई कर सकते हैं ना? रिप्लाई कीजिए प्लीज। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप लोग आंसर जरूर कीजिए। जितने भी लोग हैं प्लीज वीडियो को लाइक तो कम से कम कर दो। इतने सारे लोग हो और वीडियो लाइक ही नहीं है, और आंसर तो कोई नहीं कर रहा।
इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है कि आप इसका आंसर ना दे सकें। मैं इंतजार कर रहा हूं। गाइस प्लीज गिव योर फीडबैक एज अ आंसर। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे पिक कीजिए। 2018 में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ कॉलेजेस को एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराया गया। ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्तता की बात की गई कि कुछ शिक्षण संस्थाओं को कुछ स्वतंत्रता देना चाहिए ऑन द लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग सच एज अबाउट करिकुलम, अबाउट एनरोलमेंट सिस्टम, अबाउट इवैल्यूएशन सिस्टम। इस तरह से कई सारे विश्वविद्यालय को यह प्रोजेक्ट दिया और उस पे काम हुआ। मोटो यह था कि कैसे ऑब्जर्व किया जाए कि जो हमारे संस्थाएं हैं उनकी शैक्षणिक विकास, डेवलपमेंट विकसित किया जा सके। फिर इसमें बातें ये हुई कि ऑटोनॉमी देने के बावजूद कई सालों में उस संस्थाओं के कोई भी चीजें डेवलप नहीं हुए सिवाय फीस बढ़ोतरी के, है ना। फीस बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो गया, चीजें और डिफरेंट सेंस में चला गया। मीन्स वो योजना सफल नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, क्योंकि संस्थागत स्वायत्तता शैक्षिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब बात आई कि संस्थागत स्वायत्तता के बिना क्या शैक्षिक स्वतंत्रता संभव नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ऑटोनॉमी दे दिया जाए किसी को, वो संस्था बहुत बढ़िया हो सकता, यानी उसके बिना संभव नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है, मैं पहले ही टिक कर दिया था। यानी स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। सो इसका सही आंसर है सी। रचना कुशवाहा आंसर करके हटा ली हैं। अच्छा जी, कोई नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, गाइस केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर वेरी केयरफुली, बिकॉज थोड़े से आपके माइंडसेट इधर से उधर हुआ फिर आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है। सो कीप एंड काम, देन यू शुड गिव योर ऑप्शंस। 42nd क्वेश्चन क्या है? द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू expand opportunity to access to higher education. It was emphasized by उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस पर बल दिया गया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधाकृष्ण कमीशन भी कहते हैं आप, डॉक्टर राधाकृष्ण या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कमेटी के नाम से भी इसको जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देन द एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग,
1946 1966 sorry 1964 to 66, such as this commission known as Kothari Commission, and thereafter शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, द नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी 1968, एंड अगेन शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। किस कमेटी ने इसके ऊपर पहली बार फोकस किया कि हमें उच्चतर शिक्षा तक लोगों के जो एक्सेस है उसको बढ़ाने के लिए हमें मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की ओर जाना चाहिए? जल्दी बताइए। देखिए, पहले वाले में इस तरह का कोई कंसिडरेशन था ही नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए बहुत सारी बातें नहीं की गई थी। देन आपने देखा कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इवैल्यूएशन सिस्टम आदि पे बहुत फोकस किया। उन्होंने ओपन लर्निंग की बात तो की, बट इस लेवल पे नहीं। इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है डी। राजीव गांधी सरकार में 1986 में सरकार ने ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि देखा गया कि आज़ादी के लगभग 30 साल बाद भी, 40 साल बाद भी लोगों का पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं है, बिकॉज अब्सेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज मीन्स फॉर्मल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। दैट्स वाई फोकस ऑन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 एज अ 3 of today's session. Which of the following has been the main aim of education during ancient India? इसके ऊपर तो मैं कई बार आप लोगों से बात किया है अभी लास्ट क्लासों में। मुक्ति अथवा उद्धार, है ना, इमेनिसिपेशन और लिबरेशन, सच एज सैल्वेशन और मोक्ष। सेकेंड वन मटेरियल डेवलपमेंट यानी भौतिक विकास, इसका एग्जैक्ट टर्म होना चाहिए भौतिक विकास। थर्ड वन फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड्स, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। एंड फोर्थ वन इनकल्केशन ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का अंतर्निवेशीकरण। क्या इसका सही आंसर है? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अगर हम वैदिक एजुकेशन की बात करें, प्राचीन शिक्षा में सबसे पहला स्टेप यही था, वैदिक एजुकेशन। वैदिक के बाद भी अप टू क्लासिकल एजुकेशन देखोगे तो ब्राह्मण रिलीजन है जिसमें षड्दर्शन, 6 फिलॉसफी की बात की जाती है। उन सब में मटेरियल वर्ल्ड को तो बिल्कुल डिनाई किया गया, इसलिए बी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा था, बट केवल फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड्स, यानी केवल इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एजुकेशन न तब था न आज है। आज भी एजुकेशन सिस्टम का जो मोटो होता है वो मोटो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, जिसमें आध्यात्मिक विकास एक मेजर एस्पेक्ट होता है। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और इन सब हिसाबों से देखें तो इसमें अब जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ए एंड डी, ये हमें ज़्यादा सटीक लग रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सोशल वैल्यूज़ की बात करते आए हैं, और सोशल वैल्यूज़ एक टॉपिक है हायर एजुकेशन का, नो डाउट। बट इसमें ज़्यादातर चीज़ें फोकस किया गया एंशिएंट इंडिया में, जिसमें सैल्वेशन वगैरह की बात हो रही थी, लिबरेशन की बात हो रही थी। दैट्स वाई ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर 43। अगर एक से ज़्यादा कोड होते तो सभी आंसर सही होते, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी सही है, ऑलमोस्ट सभी सही है, बट लेस एंड मोर सबसे टॉप पे ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में मटेरियल वर्ल्ड, सबसे अंत में। ठीक है, 44 की ओर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी आर एंटीथेटिकल टू द वेदास। भारतीय दर्शन की निम्नलिखित कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है? जिसमें पूर्व मीमांसा की बात हो रही है, उत्तर मीमांसा की बात हो रही है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक। यहां 5 ऑप्शन है, फिर नीचे कोड है। इस कोड में से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से वैदिक एजुकेशन के विरुद्ध है। और इसके ऊपर तो क्लासेस में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन कौन सी चीजें विरोध करता है, विशेष रूप से हमारे इंडियन फिलॉसफी, जिसका कंसर्न, भारतीय दर्शन का कंसर्न वेद से है, जिसका संबंध वेद के अपोनेंट्स के रूप में है। तो आप देखेंगे ये जो मीमांसा ग्रंथ लिखे गए ये षड दर्शन का हिस्सा है, और मीमांसा में वैदिक एजुकेशन को ही ट्रू नॉलेज माना गया है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बोथ आर सिमिलर इन सेंस, सो ए और बी इसका ऑप्शन नहीं है। इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले जैन मत आए, फिर जैन के बाद आप देखोगे तो चारवाक आए, फिर तीसरे नंबर पे बुद्धिस्ट आए, और यही 3 सही आंसर है। इसका मतलब सी डी ई जिसमें भी है उस आपका सही आंसर है, सी सही आंसर है, सी डी ई। पहले दोनों इसमें उनका विरोध नहीं किया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लासेस में हमने खूब डिस्कस किया है। 45 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा बाद में देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है स्वयं एक स्कीम था ना, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक मुहिम है, पहल है, एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन। कितना बढ़िया स्कीम है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सामर्थ्य अनुसार और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। क्या स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है, इसके ऊपर आपको बात करना है। दूसरा है स्टेटमेंट स्वयं एम एज एट प्रोमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ एडोलेसेंस गर्ल्स। स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। आप इसमें से देखो कौन सा स्टेटमेंट स्वयं को एक्सप्लेन करता है। क्लासेस में स्वयं के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिकॉज अभी तक ये टॉपिक हुआ नहीं है हमारे रेगुलर बैचेज में। वहां बताऊंगा स्वयं क्या है, इसका एक एब्रिविएशन होगा, फिर इसके मोटो होंगे, जो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना मोटो डिफाइन किया था, उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि केवल इसमें किशोरियों के ऊपर बढ़ावा शिक्षा को फोकस करने की बात कहा है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इसका रॉन्ग हो गया। तो केवल एक सही है, और ऐसा स्टेटमेंट सी में है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। राइट, चलिए 46 आयुर्वेदा। आज भी हमने आयुर्वेदा पे खूब स्टडी किया है रेगुलर क्लासेस में। आयुर्वेदा विच डील्स विद इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू। आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है। इससे बेसिक क्वेश्चन क्या ही मिलेगा आपको। क्या ऐसा ऋग्वेद में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें सामवेद में है, बिल्कुल नहीं है। क्या अथर्ववेद में है, क्या यजुर्वेद में है। ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद आपको फंसा देगा एग्जाम में, क्योंकि आयुर्वेद जैसा सेंस आ रहा है, आयुर्वेद यजुर्वेद। ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें यज्ञ पद्धति की बात की गई है। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस अंडर वैदिक रिलीजन। राइट आंसर इज डी। अथर्ववेद के 2 विषय थे, एक था ब्लैक मैजिक एंड सेकेंड वन आयुर्वेद, है ना। तो आयुर्वेदा का सबसे पहला स्कोप डी में दिख रहा है, अथर्ववेद में। राइट, चलिए
Which of the following types of institution comes under the ambit of National Board of Academic Accreditation? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जिसको शॉर्ट में एनबीए कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड एनबीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? शिक्षक शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, कृषि संस्थाएं या चिकित्सा संस्थाएं? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आंसर क्या है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन शिक्षक शिक्षण संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं, किस रूप में आप इसको देखते हैं? एनबीए। क्या आंसर आ रहा है? 46 का डी दे रहे हैं आप। 46 में ही है, आगे बढ़िए। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग लाइव हैं, फिर आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं जी? रचना 46 का डी बताई, उसके बाद ये भी साइलेंट हो गई। जल्दी बताइए। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन नैब, इसका डायरेक्ट रिलेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से। 47 का ए आंसर बता रही हैं आप रचना। रचना आपके आंसर रॉन्ग है, बी सही आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये ज्यादातर डिप्लोमा एजुकेशन जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यूजी कोर्सेस जिसमें बीटेक वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड कोर्सों का जो भी संस्थान है उसको एक्रीडिएशन का काम करते हैं, उसको ही प्रमाणित, उसको रैंकिंग वगैरह देने का, उसको इवैल्यूएट करने का काम किया जाता है। सो तकनीकी शिक्षा से संबंध है इसका, विशेष रूप से जो डिप्लोमा और यूजी कोर्सेस में होता है, बीटेक और मैंने जैसा बताया। चलिए 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी फॉर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारियों के सूचक है? शिक्षकों के व्यवसायिक विकास हेतु प्रावधान,
यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ लाइब्रेरी एंड टेक्निकल रिसोर्सेस, पुस्तकालय और तकनीकी संस्थानों के उपयोग की पद्धति। रेलिवेंस ऑफ कोर्सेज टू द सोसाइटल नीड्स, पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों का संगत होना। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। एंड लास्ट वन क्या है? एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ पास आउट स्टूडेंट, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए नियोजन पद्धति। इसमें कौन कौन से सही ऑप्शन है, किस चीज के लिए आप देखोगे तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, और उसके इंडिकेटर्स क्या क्या है, फोकस करना में इंडिकेटर्स पर। इसमें आप पांचों पॉइंट्स को, स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर जो आपको ट्रू लगता हो उसको मैचिंग टेबल में यानी कोड में देखने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, पुस्तकालय और तकनीकी संस्थानों के उपयोग पद्धति के लिए कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता किसी इंडिकेटर्स या सूचकांक के लिए। इसका मेजर चीज़ क्या है कि हमारे पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, तो 3 तो बिल्कुल होगा। सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, नो डाउट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो नहीं होगा। क्या जॉब इंडिकेटर है? बिल्कुल है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में तो जॉब को एक इंडिकेटर माना ही जाता है। तो 3, 4, 5 वाले सीरीज में आप जा सकते हैं, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है, एक को भी आप हटा सकते हैं। शिक्षकों के व्यवसायिक विकास हेतु ऐसा कोई इंडिकेटर्स को नहीं माना जाता। सो सी इज द राइट आंसर। 49 रचना के सही आंसर थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बहुत सिंपल है। लिस्ट 1 में डिजिटल इनिशिएटिव और लिस्ट 2 में ऑब्जेक्टिव यानी उसके उद्देश्य क्या है। जैसे इसमें एनएडी, स्वयं प्रभा, एनडीएल एंड एनडीएल 2 बार इसमें क्यों दिया? चलो कोई नहीं, अच्छा 4 अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए इन सब के क्या कनेक्शन है। देखिए, इसमें जो NAD का कंसर्न है वो इसमें 3 के साथ है। यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपके चले गए। अब आप एक और सर्च कीजिए, आपके आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्वयं प्रभा अभी अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था। स्वयं प्रभा एक क्वेश्चन में आया था, केवल स्वयं आया था, स्वयं प्रभा नहीं आया था। स्वयं अभी अभी हमने देखा था, जिसका रेलिवेंसी ये था कि ज़्यादातर हम राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से ई कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो बी का ए यानी बी सही आंसर है 49 के लिए। चलो बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट पढ़ना है 1 और 2 और फिर इसको देखना है कि कौन कौन इसमें सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है द वाइस चांसलर of a university is an executive head who is vested with administrative as well as academic responsibility। किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति उसका कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसके पास प्रशासनिक एवं अकादमिक दोनों उत्तरदायित्व होते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं? क्या किसी कुलपति में करिश्माई नेतृत्व गुण होने के लिए उसमें
संव्यवहारात्मक और रूपांतरकारी नेतृत्व क्षमताओं का होना जरूरी है। फॉर charismatic a leadership attribute in a vice chancellor, both transactional as well as the transformational leadership competencies are needed। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। ये सही आंसर है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। वाइस चांसलर बनाए इसीलिए गए। नाउ 51, विच ऑफ द फॉलोइंग modality of higher education is the example of evolution in post independence India। आज हमने प्रॉपर क्लास में यही टॉपिक स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर बना लीजिए। जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो फोकस कीजिए इस पर। टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। Which of the following modality of higher education is example of evaluation of post independence? ये तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। सॉरी, आपका जो सिलेबस है, अगर सिलेबस भी ठीक से पढ़ ले तो एक आंसर आप बना लोगे बिना कुछ पढ़े। इसलिए मैं क्लास में आप लोगों से कई बार कहता हूं कि प्लीज आप लोग क्या करना, तो आप करना कि एक बार सिलेबस को अच्छे से जरूर देखना। देखिए, शिक्षा पहले से है। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही बात हो गई थी 1854 में। 1854 में ढाका में टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया गया था और उस पर बहुत काम हुआ आगे चलकर। टेक्निकल एजुकेशन भी प्री इंडिपेंडेंस एरा में विकसित हो चुके हैं और खूब टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, लाइक पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार में, सबसे पहला पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार में। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो उत्तराखंड में है इस समय, वो फेमस थे। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन पहले से ही खोले जा चुके थे। लीगल और दूरस्थ के ऊपर फोकस करना है। अब यही दो ऑप्शन आपके लिए बच सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। और अभी हमने बताया था कि आजादी के बाद डिस्टेंस एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम करने की बात की गई। स्पेशली कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में इस बात पर सर्वाधिक जोर दिया गया आजादी के बाद कि हमें डिस्टेंस एजुकेशन को फोकस करना चाहिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में। इसलिए डी इज द राइट आंसर। 51 का डी सही आंसर है और रचना ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। 52, द एजुकेशन इंपोर्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया सच एज संस्कृत विद्यापीठ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये मॉडर्न एरा में संस्कृत विद्यापीठ बहुत फेमस शिक्षण संस्थान है और इसके पीछे पर्पस ये था कि स्वदेशी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय महात्मा गांधी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था संस्कृत विद्यापीठ का और ये बहुत एडवांस लेवल पे काम हुआ। काशी संस्कृत विद्यापीठ बनाए गए, बिहार संस्कृत विद्यापीठ बना, आप गुजरात संस्कृत विद्यापीठ देखेंगे तो बहुत सारा इसके ऊपर काम हुआ है मॉडर्न एरा में। सो इसका गैर पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गैर पारंपरिक एजुकेशन बिल्कुल डिस्टेंस वगैरह के अंतर्गत आता है और ये शैक्षणिक शिक्षण संस्थान होती है। मूल्य आधारित शिक्षा फिर भी इसमें रेलिवेंसी दिखता है। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम इसमें भी रेलिवेंसी है। व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपके पास बी एंड सी है। एक्चुअली डियर फ्रेंड, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचे। सीधे सीधे अगर आपको पता है तो फिर ठीक है, नहीं पता तो कैसे आप हटा सकते हो। थीम पकड़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या डिमांड किया उसने आंसर, और उस हिसाब से पहले हटा दो जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। अब हमारे पास इसमें देख रहे हैं आपकी दो ही है। नो डाउट वैल्यू एजुकेशन महात्मा गांधी के प्रायोरिटी पे था, बट यहां पे ओरिएंटल एजुकेशन को बढ़ावा देना इसलिए
सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि अंग्रेज आकर वेस्टर्न, कौन सा, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा, या आप कहोगे एंग्लिसिस्ट एजुकेशन, एंग्लो एजुकेशन, एंग्लोसिस्ट, आंग्ल शिक्षा देने का प्रयास किया था। उससे बचाने के लिए हमने फोकस किया ओरिएंटल एजुकेशन पे। और आपने देखा होगा 1835 से ही अंग्रेजों का ये ट्रेंड देखने को मिला कि वो भारत में ओरिएंटल एजुकेशन को हटाकर वेस्टर्न एजुकेशन या एंग्लो एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे थे। और इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी। बहुत बारीकी से अगर आप कंसीडर करोगे तो आप आंसर बना लोगे, इसमें कुछ था ही नहीं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53, गिवन बिलो आर ट्रू स्टेटमेंट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पढ़िए और आंसर कीजिए। कक्षा शिक्षण में आईसीटी हस्तक्षेप का उद्देश्य परिणामों को प्रोन्नति करना तथा उन्हें अधिकतम बनाना है। इंटरवेंशन, माफ कीजिएगा, इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रोमोट द पर्पस ऑफ आईसीटी एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। गुड, ये बिल्कुल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ the online method like SWAYAM and MOOC etc have to potential to become effective supplements to conventional teaching learning system। हाँ बिल्कुल, ये दोनों स्वयं और MOOCs इसी को ध्यान में रखकर लाया ही गया था ऑनलाइन को कैसे शिक्षा प्रणाली को और विकसित किया जाए एक तरीके से। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। इट मींस ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। 54, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। शिक्षक शिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। शिक्षण शिक्षण संस्थान की बात हो रही है। क्या वो गैर पारंपरिक में आते हैं, तकनीकी में आते हैं, व्यवसायिक में आते हैं, कौशल आधारित में आते हैं। शिक्षक शिक्षण संस्थान की बात हो रही है। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक बीएड कॉलेज, डाइट, डीएलएड, बीएलएड और भी इस तरह के जितने भी कोर्सेस हैं वो किस कैटेगरी में आएगा ये आपको बताना है। क्या ये गैर पारंपरिक में आता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या तकनीकी में आता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या व्यवसायिक में आता है या कौशल आधारित शिक्षा में आता है, कौशल आधारित भी नहीं होगा। इसका मतलब सी सही आंसर होगा। प्रोफेशनल एजुकेशन ही तो है, आपको बीएड डिग्री दिया जाता है ताकि आप प्रोफेशनल हो सके, प्रोफेशनल टीचर बन सके। सो सी सही आंसर है। 55, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पढ़िए और आंसर कीजिए। प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला क्लासेस में मैंने आपको कितना पढ़ाया इन दोनों तीनों इंस्टीट्यूट के बारे में कि विश्वविद्यालय वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। क्या ऐसा है? इसका आंसर तो आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बता रहा। क्लास में चीख चीख के पढ़ाया है सबको, इतना ज्यादा लोकेशन किसने बनाया, कब बना, कहाँ लोकेशन है, किस नदी घाटी में है, इसका यूटिलिटी क्या है, बहुत बताया। तो जरा आप ध्यान देके बताइए तो इसको। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में प्रवेश हेतु अपने प्रकार के प्रवेश परीक्षाएं होती थी। वाह, सब लोगों ने आंसर देना बंद कर दिया। देखिए, नालंदा बिहार में है और विक्रमशिला भी बिहार में है और तक्षशिला भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। और ये पूछ रहा है वर्तमान में, इसलिए स्टेटमेंट 1 हो गया रॉन्ग। और जब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, दूसरे पे ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं है। बाय द वे, मैंने क्लास में बताया था कि यूनिवर्सिटीज में इनरोलमेंट के लिए कई तरह के टेस्ट होते थे। जैसे एग्जाम्पल याद कीजिए, CU की नामक पुस्तक में
वेन सांग ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हर साल हजारों में बच्चे आते हैं, जिसमें से केवल 10,000 सेलेक्ट होते हैं और उन सबसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है और तभी उनका नामांकन यूनिवर्सिटी में होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ 56, अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू अचीवमेंट इन। उच्च शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किन उपलब्धियों के साथ जुड़ी है? गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक साइंस रिसर्च, मौलिक विज्ञान अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, डिस्टेंस मोड एजुकेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पद्धति का संवर्धन, इसमें जो अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, यानी बी इसका सही आंसर है। बहुत सरल आंसर था इसका, करंट अफेयर से है। 57, स्टेटमेंट्स, ज्यादातर आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि यूजीसी का नेचर आप देख ही रहे हैं, तो फटाफट इसको आप बताइए। सॉरी। प्राचीन भारत में साकल्यवादी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालय शिक्षा के बाद के जीवन की तैयारी करते हुए या करने हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्मानुभूति व मुक्ति हासिल करना था। यह स्टेटमेंट तो आज ही आपने एक क्वेश्चन में देखा था, ऑलरेडी पूछा हुआ है ना? यही तो बताया था क्वेश्चन में, आज ही के क्लास में था कि हमारे शिक्षा का अल्टीमेटली आत्मानुभूति व मुक्ति नीड था। होलिस्टिक एजुकेशन वाज एंशिएंट इंडिया जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड दिस वर्ल्ड, लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग बट कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है पहला, तो पहला सही है तो आप दूसरा पे भी फोकस कीजिए। वैल्यूज ऑफ प्लुरलिज्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस constitute the foundation of holistic education during ancient education। प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुलवाद, आपसी समझ और शांति साकल्यवादी शिक्षा की नींव तैयार करते हैं। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट सही है, हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा का नेचर ऐसा ही तो था। सो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। नाउ which statutory body of university has the power to accord formal approval to the programs and courses of study? किसी विश्वविद्यालय के किस सांविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? सीनेट के पास, सिंडिकेट के पास, विद्वत परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल के पास, या बोर्ड ऑफ स्टडी के पास? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले ये पूछा था। ध्यान से देखिए, इसमें दो बातें कही गई हैं। पाठ्यक्रम, अप्रूवल द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेस, और ये काम सीनेट का नहीं है क्योंकि ये सीनेट एक तरीके से यूनिवर्सिटी के कोर्ट होते हैं, तो कोर्ट का काम पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई काम नहीं है, वो उसके लीगल प्रोसीडिंग को देखता है, उसमें डिसीजन मेकिंग को देखता है। सिंडिकेट भी ऑलमोस्ट इसी तरह के टेक्निकल वर्क के लिए होता है, इसलिए पहला और दूसरा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एकेडमिक काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ स्टडी दो चीज है। एकेडमिक काउंसिल ज्यादातर इवैल्यूएशन वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं, और बोर्ड ऑफ स्टडी का काम होता है सिलेबस वगैरह को देखकर उसको अप्रूव करना। सो डी इज द राइट आंसर। 59, second last question of today's session. In ancient India, Bihar Central University was located at which of the following place? प्राचीन भारत में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थानों पर स्थित थे? कोड है भाई,
इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस सेंस में कहा गया कि ये प्राचीन भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय उस सेंस में है कि पूरे भारत के बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वैसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी वो ना समझ ले जो मैंने बताया। और इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वजह से फंस भी सकते हो, अदरवाइज बहुत इजी है। 3 कॉमन यूनिवर्सिटी को आपको पिक करना है क्योंकि 3 ऑप्शन है। और नालंदा आज भी बात हुई थी कि बिहार में है, इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं था विश्व में, है ना। इसमें बिहार क्यों लिखा है फिर? इन एंशिएंट इंडिया बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? भाई इसमें कांची तमिलनाडु में है। आखिर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया? इसमें कोई टाइपिंग एरर है। फिलहाल मैं इसको अप्रूव करने का प्रयास करता हूं। कांची तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, कांची तमिलनाडु में। जगदला बंगाल में है, मैंने पिछले ही क्लास में जगदला पढ़ाया है। बल्लभी गुजरात में है डियर फ्रेंड। नवदीप के बारे में भी बंगाल। सो वाई ये क्वेश्चन क्यों बनाया? ओके, ये बिहार टर्म नहीं होना चाहिए, ये विहार होना चाहिए प्रॉपर, उस सेंस में कि उस समय महाविहार के रूप में जो यूनिवर्सिटी बनाया गया, महाविहार कहा गया। और वो पहला महाविहार था वल्लभी, फिर नालंदा, फिर जगदला। कांची हिंदू धर्म के शिक्षण संस्थान है, महाविहार नहीं है। और नवदीप भी हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान है। और ये तीनों बुद्धिस्ट महाविहार से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में कुछ चीजें फंस गया। ये विहार नहीं था, विहार था। खैर, इस हिसाब से BCD इसका सही आंसर है। और BCD आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज द राइट आंसर। कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया एक टर्म फेल होते ही। ठीक है, तो महाविहार के सेंस में है, विहार के सेंस में है, नॉट बिहार। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। अरेंज द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इतना इसमें स्पेस होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है जैसे 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आप देखिए, विद्यार्थियों को एक मुद्दा दिया जाता है, विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। मूल्य स्पष्टीकरण के लिए, ओके, वैल्यू क्लेरिफिकेशन। तो इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसका कौन सा सही स्टेप्स हो सकता है? हाँ, तो सबसे पहला तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, सब में ए है, देख लो। यानी विद्यार्थियों को पहले एक मुद्दा दिया जाएगा, एक मुद्दा दे दिए जाने के बाद विद्यार्थी हर एक मुद्दे पर क्या करेंगे? अपनी भावना, विचार, प्राथमिकता नहीं, सबसे पहले अपने वैकल्पिक समाधान सुझाएंगे और फिर उसके ऊपर अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। विकल्पों पर फिर से विचार किया जाएगा और अंततः एक विकल्प चुनेंगे, यानी ई। अरे ये तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में ही है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। क्या हुआ? सेम ऑप्शन कैसे हो सकता है? ए बी, अच्छा यहां A B D C है, ठीक है। A B,
पहले नंबर पे रखिए, बी दूसरे नंबर पे रखिए। भावनाएं प्रकट करना और परिणामों पर विचार करना। पहले विचार करा दीजिए, फिर भावना प्रकट करा दीजिए, अंत में उससे उनके विकल्प सेलेक्ट करवा लीजिए, यानी बी सही आंसर है, बी। तो आज के सेशन को इसी के साथ ऑफ करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, सेम दिन सेम समय। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाते रहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए अपने लेवल पे। क्लास जरूर कीजिए, क्लास नहीं भी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।